नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सेहत युक्त सब्जी उत्पादन के लिए कीट नियंत्रण। ग्वार की खेती से किसान होंगे मालामाल। सब्जियों की मांग वर्ष भर रहने के कारण इसकी खेती बहुत से किसान करते हैं, परंतु अधिक पैदावार की चाह में रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार तो बढ़ जाती है लेकिन सब्जियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसीलिए आज के समय की मांग है उत्तम स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता युक्त सब्जियों की। तो किसान कैसे कम रसायन में फसलों को हानिकारक कीटों से बचाकर सेहत युक्त सब्जियों की अच्छी पैदावार लें, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हर कोई अपने खान पान में सब्जियां शामिल करता है, लेकिन आज के दौर में अच्छी क्वालिटी की सब्जियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसे उगाने में तमाम तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। आज हम उन किसानों को यही बताना चाह रहे हैं कि वे कम से कम रसायनों के प्रयोग से भी बड़ी आसानी से सब्जियां उगा सकते हैं और उपभोक्ताओं तक अच्छी सब्जी पहुंचा सकते हैं। सब्जियों में रस चूसने वाले और फल खाने वाले कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे उपायों पर चर्चा करते हैं जिन्हें अपनाने से इन कीटों का फसल पर प्रकोप होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। तो सबसे पहले बीज के चयन पर ध्यान दें। बीज किसी प्रमाणित संस्था से लें। अगर आप घर का बीज लगा रहे हैं तो उसे कीटनाशकों से उपचारित अवश्य कर लें। कीटनाशकों में आप इन रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो बात ध्यान देने वाली है वह है नर्सरी की सही तैयारी की, क्योंकि अधिकतर सब्जियों की पहले नर्सरी तैयार की जाती है। तो जब आप नर्सरी तैयार करें तो बीज उपचार के अलावा मिट्टी का उपचार भी जरूर करें। मिट्टी का उपचार करने के लिए फार्मेलिन लें और 100 लीटर पानी में 1 लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें और 1 वर्ग मीटर एरिया में 5 लीटर घोल का छिड़काव करें और पॉलीथीन से 3 से 4 दिनों के लिए ढक दें और पॉलीथीन हटाने के 4 से 5 दिन बाद बीजों की बुआई करें। यह कार्य थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 ग्राम फोरेट प्रति वर्ग मीटर में प्रयोग करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी बेड के ऊपर आप जाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी कीट नियंत्रण होता है। अब जब हम खेत में रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं, वहां सबसे पहले जुताई करके खेत को 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ दें। उसके बाद रोपाई या बुआई करें। अब आपने फसल लगा दी तो खड़ी फसल में कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले खरपतवारों के सही प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि खरपतवार भी कई तरह के कीटों के प्रकोप के कारण बनते हैं। इन सभी तकनीकों को अपनाने के बावजूद अगर फसल में कीट दिखाई दें तो तुरंत रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे नहीं करें, क्योंकि खड़ी फसल में रसायनों का प्रयोग अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ आपको बिना रसायनों के कीट नियंत्रण करना है, जिसमें सबसे पहले आप नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। यह महंगा भी नहीं होता है और इसके कई लाभ भी फसल को मिलते हैं। नीम तेल की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलें और घोल में थोड़ी सर्फ या शैम्पू जरूर मिला दें, जिससे पत्तियों टहनियों पर नीम का तेल चिपक सके। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैप भी आते हैं, जैसे रस चूसक कीटों के लिए येलो ट्रैप का प्रयोग करें। दूसरा है फेरोमोन ट्रैप। यह बेधक कीटों के नर का नियंत्रण करता है, जिससे इन कीटों की संख्या अधिक नहीं बढ़ती है और फसल में बेधक कीटों का प्रकोप नहीं होता है। इसके अलावा आप लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं। ये सभी ट्रैप बाजार में आसानी से आपको मिल जाएंगे, या इसे आप चाहें तो खुद घर पे ही बना सकते हैं। किसान भाइयों, आप चाहें तो फसल के चारों तरफ गेंदा की फसल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से बेधक कीट गेंदा की फसल पर आएंगे और इस पर आप कीटनाशकों का स्प्रे करके इनका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। आपको मुख्य फसल पर स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा।
अंत में आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे करना ही पड़ जाए तो उस दशा में ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करें जिस पर हरे रंग का लेबल लगा हो और छिड़काव करने के 4 से 5 दिन बाद ही सब्जियों की तुड़ाई करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको मिलने वाली सब्जी अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, जिसका किसी के सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। पपीते के बाग हमारे राज्य में आमतौर पर जहां तहां देखे जा सकते हैं और जैसा कि अभी इसकी नर्सरी तैयारी का उपयुक्त समय चल रहा है, तो जो किसान इसका नया बाग लगाना चाहते हैं वे इसका बिचड़ा तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए पपीते की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और बिचड़ा तैयार करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार धाकड़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाजारों में और आसपास के इलाकों में हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में वो बीज को आप लगाने से पहले 1 दिन के लिए पानी में भिगो के रात भर रख देंगे तो उसका अंकुरण बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इस प्रकार आप रात को बीज को भिगोएंगे और उसके बाद आप उसको सुबह या तो आप पॉलीथीन में लगा सकते हैं, या आजकल जो आप देख रहे हैं पोट्रे, पपीता का पोट्रे मार्केट में आना शुरू हो गया है, उसमें भी आप बीज को लगा सकते हैं। पोट्रे में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसको आपको कम मेहनत में आसानी से भर पाएंगे, जो भी मिट्टी और खाद उसके अंदर डालना है, और उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उसी के साथ ये कम जगह भी घेरता है और इससे आसानी से इसके अंदर पौधे उगाए जा सकते हैं। तो पोट्रे या पॉलीथीन में आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। उसमें लगाने के लिए आपको जो उसमें मीडिया, मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है, उसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। उसके अंदर आपको मिट्टी, केचुआ या गोबर की खाद और कोकोपीट, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पोट्रे या आपको पॉलीथीन में भर लेना है। भरने के बाद उसमें आपको बीज उसके अंदर लगाना है। बीज अधिक गहराई में ना लगाएं, उसको आप 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में ही बीज को लगाना चाहिए। अगर आप लोकल पपीता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आप प्रत्येक पॉलीथीन या प्रत्येक पोट्रे के एक छिद्र में लगभग 2 से 3 बीजा डालें, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग निकलते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलीथीन में आप 3 से 4 बीजा लगाएंगे, उसको एक गड्ढे में लगाएंगे तो उसमें से आपको एक मादा पौधा निकलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए कम से कम लोकल पपीता का अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आप प्रति पॉलीथीन या प्रति पोट्रे का एक जो छिद्र है उसके अंदर लगभग 2 या 3 या 4 तक बीज आप डाल सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मादा पौधे आपको मिल सकें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें।
उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए। क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद क्यारियों को बनाना चाहिए। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। लगाने के बाद आप निरंतर रूप से उसका सिंचाई करते रहिए। जहाँ तक देखा गया है पपीता का अंकुरण लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है और उसके बाद जब उसमें 4 पत्तियाँ की स्टेज हो जाती है, 4 पत्ती जब बड़ी हो जाती है, उस अवस्था में उसको हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि किसान भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पौधे को पिला देते हैं नर्सरी के अंदर और उसका पौधा पीला होकर सड़ जाता है। तो बहुत अधिक पानी और बहुत कम पानी दोनों ही अवस्था पपीता के लिए नुकसानदायक है। इसलिए एक निश्चित मात्रा में और एक फव्वारे के द्वारा उसको पानी पिलाएं ताकि पौधे को कोई नुकसान भी ना हो। और इसके बाद में अगर आपको कोई लक्षण दिखते हैं, आपको कोई बीमारी लगती है तो उसका उसी समय उसका निदान कीजिए या उस पोर्ट्रे को वहाँ से हटा दीजिए ताकि वो इन्फेक्शन बाकी पौधों में ना पहुँचे। और इसी के साथ में आपको जो छोटी मोटी सावधानी रखनी है, टाइम से आपको उसका खरपतवार निकालना है, निरंतर पानी देना है और हो सके तो बीच में एक स्प्रे फंजीसाइड का आप बाविस्टिन का कर देंगे तो कोई भी आपका फंगस बीमारी उसमें नहीं आ पाएगा। इस प्रकार आप खुद का पपीता का नर्सरी का एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना पौधा बेच भी सकते हैं और अपने फील्ड में लगा भी सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ग्वार के बीज में बड़ी मात्रा में औषधीय गुण पाया जाता है और इसके नियमित सेवन से शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचता है। इसके अलावा इसका उपयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। हमारे देश में टेक्सटाइल और बहुत से उद्योगों में गम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कारण ग्वार की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान मालामाल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ग्वार की उन्नत खेती की तकनीक के बारे में विषय विशेषज्ञ BL ओला से। किसान भाइयों, अपनी खरीफ सीजन के अंदर ग्वार बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, तो आज इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे खरीफ सीजन के अंदर अपने को पहले बुआई करने से पहले 3 या 4 जुताई लगाकर खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए और उसमें देसी खाद 10 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर डाल करके बुआई के 20 से 25 दिन पहले खेत को तैयार रखें। अच्छे उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर किसान बुआई के समय सही विधि व मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे फसल को उचित पोषक तत्व मिल सके और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट की पूरी मात्रा क्षेत्र की सिफारिश के अनुसार या मिट्टी जांच सिफारिश अनुसार बुआई से पूर्व खेत में ऊर कर देवे। और इसके लिए जो अपने को इसकी ग्वार की जो उन्नत किस्में हैं उनका बीज डालना चाहिए ताकि अपने को अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। इसके लिए किसान भाई ग्वार की जो RGC 936 है, RGC 1002 है, RGC 1003 है, RGC 1017 है, RGC 1033 है, RGC 1038, RGC 1055 इन वेराइटियों का किसान भाई ला करके अच्छा बीज उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन मिल सकता है, क्योंकि इनमें अच्छी बढ़वार भी होती है और साथ ही साथ इनमें फुटान भी अच्छी होती है। इसमें क्या जो बीज की मात्रा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अपने को जो बीज की मात्रा सही डालनी, तो इसके लिए किसान भाई प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम बीज की मात्रा डाल सकते हैं। इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अंगमारी रोग की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी की दर से घोलकर 3 घंटे बीज भिगोकर उपचारित करें। जल गलन रोग नियंत्रण हेतु 2 ग्राम कार्बेंडाइजीम द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। ग्वार की फसल में जड़ों में शीघ्र गांठें बनने एवं पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों, इसके लिए राइजोबियम एवं TSB कल्चर से उपचारित करें। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़, 5 से 10 ग्राम गोंद घोलकर 3-3 पैकेट कल्चर यानी 250 ग्राम का कल्चर का पैकेट डालकर घोल तैयार करें।
इस घोल को बीज के ऊपर छिड़काते हुए एक सार परत बना दें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें। इसमें जो दलहनी फसल होने के कारण राइजोबियम कल्चर के द्वारा इसका बीज उपचारित करके बीजेंगे तो उससे भी अच्छा लाभ मिलेगा। देरी से वर्षा होने पर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। कतार से कतार की दूरी 1 फीट तथा पौधों की दूरी 4 इंच रखें। जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन ज़्यादा है या जो घास बहुत ज़्यादा है, खरपतवार बहुत ज़्यादा है, तो उनके प्रबंधन के लिए भी किसान भाई ग्वार के अंदर जो इमिजात हाइपर है 10% SL की आती है, वो 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर डाल करके उनका प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों निराई गुड़ाई जरूर करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि किसान भाई सीधा बाजार से साग खरपतवार नाशी ला के वो दवाई डाल देते हैं, लेकिन उसका निराई गुड़ाई नहीं करते। निराई गुड़ाई का भी फसल में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए निराई गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी निराई गुड़ाई ज़रूर करें। तो इस प्रकार से ये जो शुरुआती शस्य क्रियाएँ हैं इनको अपनाकर किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हरनाऊ जिला जैसलमेर के मंजीत राठौड़ ने। आपने मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो बरसात का जो मौसम है वो मुर्गी पालकों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। हम जो व्यावसायिक मुर्गी पालन करते हैं वह सघन तरीके से करते हैं, तो इसमें सबसे ज़रूरी होगा कि आप अपने मुर्गियों के बिछावन होते हैं 6 से 8 इंच हम लोग मोटा बिछावन देते हैं। तो जो बिछावन का मटेरियल है, जो बेडिंग मटेरियल है, उसको आप बढ़िया चयन करें। जो ऐसे बेडिंग मटेरियल आप व्यवहार करें जिसमें मौसम के अनुसार जो मॉइस्चर ज़्यादा ना वो खींचे। तो आप बेडिंग्स को दिन में 2 बार हो सके तो रेकिंग करें, आप उसको भुरभुरा बना के रखें। ये ज़रूर ध्यान दें कि आप बेडिंग उठाते हैं और अगर मुट्ठी बांध के देखते हैं और मुट्ठी का ढेला बेडिंग का ढेला बन रहा है, इसका मतलब आर्द्रता अधिक है। तो उसमें बेडिंग्स, नए सूखे बेडिंग्स आप उसमें डालें, वह आपके लिए एक बेहतर नतीजा देगा। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप उमस है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ऐसे में आप चूना का छिड़काव कर सकते हैं। प्रति 10 स्क्वायर मीटर 1 किलो चूना का आप छिड़काव कर सकते हैं और फिर रेकिंग कर सकते हैं या वो जो बेडिंग्स का उलट पुलट कर सकते हैं ताकि वो मॉइस्चर को कंट्रोल में रखे। मानसून में मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस समय सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसून की बारिश में अगर मुर्गियां भीग जाती हैं या उन्हें ठंड लग जाए तो कई तरह के संक्रमण और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में उनके खान पान और साफ सफाई पर इन दिनों अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अब हम अगर बात करें कि कौन कौन सी बीमारियां इस मौसम में हो सकती हैं, तो आर्द्रता के ज़्यादा होने के चलते कॉक्सीडियोसिस जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति ले सकता है। दूसरा ई कोलाई इन्फेक्शन हो सकता है, साल्मोनेलोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आपके फीड जो कि दाना है, मुर्गी के दाना को अगर आप ठीक तरह से भंडारण नहीं करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन उसमें ग्रो कर सकता है, जिससे आपकी मुर्गियां एस्परजिलोसिस बीमारी से भी आक्रांत हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको केयर करना है। तो कॉक्सीडियल इन्फेक्शन को रोकना है। कॉक्सीडियल इन्फेक्शन से आप देखिएगा कि मुर्गियों में आहार लेने की क्षमता घट रही है, उनके जो डायरियल हो रहा है, उनका पैखाना पतला हो रहा है और डायरिया के साथ साथ खूनी दस्त
के लक्षण आपको आएंगे तो आप सतर्क हो जाएं। इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो एंटीकॉक्सीडियल दवाएं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं उसका आपको व्यवहार करना होगा। कॉक्सीमार और इस तरह के बहुत सारी दवाएं हैं, एम्प्रोलियम, आप उसका व्यवहार करेंगे। और साथ में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ई कोलाई, साल्मोनेला, ये सारे इन्फेक्शन के भी प्रोटेक्टिव मेजर्स आपको लेने होंगे। और आपका जो भंडारण है फीड का, मुर्गी के फीड का, आप ज़रूर ध्यान दें कि जो स्टोर में आप रखते हैं वो स्टोर में ज़मीन पे न रखें, फीड को एक रैक पे रखें, ऊंचे जगह पे रखें ताकि मॉइस्चर न खींचे। और ज़्यादा पुराना दाना न रखें क्योंकि उसमें जो प्रकृति में जो ह्यूमिडिटी है उसको भी एब्जॉर्ब करके आपको ये फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना आपके मुर्गियों में रहेगी। बारिश में मुर्गियों के पीने के पानी का खास ध्यान रखें। बारिश के पानी में कई कीड़े और परजीवी घर बना लेते हैं। ऐसे में पानी से होने वाले संक्रमण से मुर्गियों को बचाने के साथ साथ इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए डीवर्मिंग करना जरूरी होता है। आप इन्हें 2 या 3 महीने में एक बार पिप्राजिन जैसे डीवर्मिंग दवा दे सकते हैं। बारिश का मौसम मुर्गियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बना देता है। ऐसे में बैक्टीरिया और वायरस से मुर्गियां आसानी से संक्रमित हो सकती हैं। इस मौसम के दौरान मच्छरों और अन्य रक्त चूसने वाले कीड़ों के साथ बीमारियों से बचाए रखने के लिए इनका टीकाकरण जरूर कराएं। तो किसान भाई, इस प्रकार से छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे और अपने बरसात के मौसम में मुर्गी फार्म का बेहतर प्रबंधन करेंगे तो आप इस मौसम में होने वाले बीमारियों से आप अपने फार्म की कम से कम क्षति हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप ले सकें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।